नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात पश्चिम बंगाल की, जहां पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी फुल एक्शन मोड में नजर आ चुके हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने बंगाल में ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की है जिसने ममता कुर्वे की रातों की नींद को उड़ा दिया है। शुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि करप्शन के लिए बंगाल में कोई जगह नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और इसी क्रम में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े 4 ऐसे रसूखदार लोगों की पूरी कुंडली खोलने का कड़ा आदेश जारी कर दिया है, जैसे पूरी टीएमसी पार्टी में हड़कंप मच गया है। बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए और उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि बंगाल में टीएमसी की क्राइम कुंडली कैसे खुल रही है। म्युनिसिपल अफेयर्स का सेक्रेटरी और केएमसी का कमिश्नर को बताया 4 नाम लेकर, बताओ 4 नाम। एक बेलेघाटा का राजू नस्कर 18 प्रॉपर्टी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। और चौथा नाम सुनना चाहता है, जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। खुले मंच से शुवेंदु अधिकारी सीएम की तरफ से बताया गया है कि किस टीएमसी नेता के पास कितनी अनाधिकारिक प्रॉपर्टीज है। एक्शन सिर्फ बंगाल के अंदर ही नहीं हो रहा है, बल्कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सीमा पर तनाव इस वक्त हाई नजर आ रहा है और राज्य में राष्ट्रवाद और भगवा सरकार की आहट पाते ही अवैध घुसपैठियों के पैर उखड़ने लग गए हैं। कार्रवाई के डर से घुसपैठी अब खुद बंगाल छोड़कर के वापस बांग्लादेश भागने की फिराक में है। दरअसल बॉर्डर इलाकों को लेकर के शुवेंदु सरकार सतर्क है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी नॉर्थ ईस्ट के चिकन नेक की 120 एकड़ जमीन और NH10 और NH 110 के 7 हिस्सों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और NHIDCL को सौंपने की मंजूरी दे दी गई है। यही प्रस्ताव पिछली ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार के पास 1 साल से लंबित पड़ा हुआ था। चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर के बार बार बांग्लादेश की तरफ से जिस तरीके से बयान सामने आए हैं पिछले कुछ दिनों में, उसके बाद यह हिस्सा सबसे ज्यादा संवेदनशील था। बावजूद इसके यह प्रस्ताव पिछली ममता सरकार में 1 साल तक लंबित पड़ा रहा है, जिसे आते ही शुवेंदु सरकार ने शपथ लेने के 10 दिनों के भीतर क्लियर कर दिया है। और घुसपैठियों के इस उल्टी गिनती से सीमा पार बैठे आकाओ और भाईजान के खेमे में खलबली मची हुई है। बांग्लादेश का बीपी हाई हो चुका है क्योंकि वहां बॉर्डर पार करने की होड़ लगी हुई है और बंगाल की राजनीति अब पूरी तरीके से बदली हुई नजर आ रही है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। शुवेंदु का भ्रष्टाचारियों को जवाब, सबका होगा हिसाब। तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा। शुवेंदु की भ्रष्ट लिस्ट, जेल में ममता का भतीजा फिर। घुसपैठियों के लिए अभेद्य सुरक्षा दीवार, नहीं कर पाएंगे पार। आप ये सब रोकिए, तमाशे मत करिए। और आजकल मुसलमानों को गाली देने की होड़ लगी है। भाईजान में खलबली, बॉर्डर पार करने की होड़ लगी। बंगाल से घुसपैठियों की विदाई, बांग्लादेश का बीपी हाई। बंगाल को सुधारने का एक ही साधन है कि उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल वहां पे अपनाया जाए। टीएमसी को बड़ा झटका, जहांगीर की दाढ़ी में तिनका। तो बड़ा सवाल यह है कि बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के ताबड़तोड़ एक्शन से विपक्षी दलों के साथ साथ बांग्लादेश तक खलबली आखिरकार क्यों मच गई है। बांग्लादेश में भी सीमा पार जबरदस्त तरीके से लोग परेशान हो गए हैं कि बंगाल के अंदर अब बीजेपी सरकार आ गई है। ऐसे में घुसपैठियों का आखिरकार क्या होगा। बांग्लादेश बॉर्डर पर गोलीबारी की घटना भी हुई है, यहां तक बता दिया गया है।
दूसरी तरफ टीएमसी के जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, उनका नाम सीधे सीधे मंच से लिया गया है मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की तरफ से। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं प्रवक्ता बीजेपी रत्नाकर सिंह, नीरज राय राजनीतिक विश्लेषक, के शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु और तौकीर निजामी मुस्लिम स्कॉलर हैं। तमाम 7 से 8 दिन के भीतर जो फैसले लिए गए हैं उसके बाद चर्चा इस बात को लेकर के भी तेज हो गई है कि पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल पर काम किया जा रहा है, जिसमें बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। इसी के साथ सड़कों पर नमाज को लेकर के सीधे तौर पर रोक लगा दी गई है। गौ मांस कहीं से भी कहीं तक एक्सपोर्ट नहीं होगा, ना ही इंपोर्ट होगा, इस बात पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। बीएसएफ की जो जमीन है जो आवंटित करनी थी पिछले इतने सालों से, वो जाकर के अब 10 दिन के भीतर आवंटित हो चुकी है। तो योगी सरकार की झलक पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, उसकी बारे में भी यही चर्चा हो रही है कि बीजेपी सरकार आते ही ये स्थिति बन गई है, वरना पहले किसी को इतना डर नहीं हुआ करता था। अब रत्नाकर जी जरा ये बताइएगा कि मंच से जिन नेताओं के नाम लेकर के ये बताया गया कि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, क्या अब सरकार बनते ही काम शुरू हो जाएगा? निश्चित रूप से देखिए, शुवेंदु सरकार की एक प्राथमिकता ये भी है कि किस तरह से जो टीएमसी सरकार में भ्रष्टाचार किया गया, जो जनता के पैसे को लूट करके और खुद का खजाना भरा गया, उसको भी उस पर भी कार्रवाई करना है और कार्रवाई करके उनको जितने भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको सलाखों के पीछे डालना, ये भी एक प्राथमिकता है शुवेंदु सरकार की। देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको कि योगी जी ने भी कहा है, मंच से, खुले मंच से कहा है कि जब तक किसी भी राज्य में शांति और सुरक्षा नहीं होगी वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। और कानून अपना काम करता है और शांति स्थापित करने का काम करता है। जब भी ऐसा माहौल बनाता है तभी उद्योग धंधे वहां पे आते हैं और विकास के काम होते हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से आपने देखा कि 5 दशक तक पश्चिम बंगाल जो है वहां पे उद्योग धंधे लगने की जगह जो लगे हुए उद्योग धंधे थे वो भी वहां से चले गए। तो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको फिर से उस तरह का माहौल और इन्वायरमेंट देना जिससे कि उद्योग धंधे जो है वहां पे आए, वहां पे विकास हो, लोगों को रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले। ये हमारी प्राथमिकता है। और आपने देखा कि सबसे पहला काम जो है पहले कैबिनेट में ही यह किया गया कि हमने 600 एकड़ बीएसएफ को जमीन जो है वो देने का काम किया, जिससे कि वहां पे फेंसिंग का काम हो और जितने भी घुसपैठिए हैं जो हमारे देश में आकर के पश्चिम बंगाल में वहां के मूल वासिंदों का रोजगार छीनने का काम करते थे, वहां पे उनका हक मारने का काम करते थे, पहले तो उनको पूरी तरह से समाप्त कर देना है। आपने देखा कि वो शुवेंदु सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में किया। दूसरी मीटिंग में उन्होंने किया कि महिलाओं के लिए जो वादा किया वो भी हमने अभी 3000 देने का जो है वो भी कैबिनेट में पास किया। हमने महिलाओं को फ्री में बस में यात्रा करने के लिए भी किया। सबसे बड़ी चीज है आज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। और देखिए, आरजीकर केस में मैं आपको बता दूं कि 3 आईपीएस अधिकारियों को जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाही बरतने का काम किया उसको भी निष्कासित करके एक संदेश देने का काम किया प्रशासन को कि आपकी जिम्मेदारियों पे कहीं पे भी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इससे लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से जिनके जिम्मेदारी है उनको मेंटेन करना शुवेंदु दादा ने पूरी स्पष्ट रूप से कहा है। और उत्तर प्रदेश के तर्ज पे पश्चिम बंगाल में भी काम हो रहा है। आपने देखा कि किस तरह से वहां पे सड़कों पे नमाज को जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया। जैसा योगी जी कहते हैं कि सड़कें जो है वो चलने के लिए होती हैं, वहां पे नमाज करने के लिए नहीं होती हैं। अगर आपको नमाज करना है तो शिफ्ट में नमाज करिए। पश्चिम बंगाल में भी वस्तु स्थिति लगभग वही है, वहां पे भी नमाज पे प्रतिबंध जो है पश्चिम बंगाल के अंदर हो या पश्चिम बंगाल के बाहर हो, यानी बांग्लादेश तक, हर जगह मैसेज बहुत ज्यादा स्पष्ट किया जा रहा है। लेकिन उस तक के बीच में जो 4 नेताओं का नाम लिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, जरा उनके बारे में मैं बता देती हूँ। तो टीएमसी की जुर्म कुंडली उनकी तरफ से बताई गई है। सबसे पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, राजू नस्कर इनका नाम है। राजू नस्कर के पास 18 बेनामी संपत्तियां हैं, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। स्टेज से ये तमाम बयान दिए गए। बंगाल में लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है राजू नस्कर का, टीएमसी के नेता हैं ये। 18 संपत्तियां इनके पास है। कई हिंसक गतिविधियों में ये शामिल रह चुके हैं। इनका नाम लेकर के सीधे तौर पर यह कहा गया कि अब जांच होगी और ऐसे ही बहुत सारे नेता अब रडार पर आएंगे। हत्या की कोशिश और अवैध निर्माण के 8 मामले राजू नस्कर पर दर्ज है। इसके अलावा कुछ और नाम है। रियल एस्टेट की आड़ में दबंगई के कई मामले इनके ऊपर दर्ज है। अभिषेक बनर्जी का नाम भी लिया गया है, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं।
दो और नाम लिए गए हैं, ये टीएमसी की जो कुंडली में अभिषेक बनर्जी हैं। अब प्राइवेट कंपनी लीव्स एंड बाउंड्स के नाम पर 14 संपत्तियां इनके नाम पर दर्ज है। लीव्स एंड बाउंड्स का घोटाले से कनेक्शन का आरोप इन पर लगा हुआ है। इसके साथ ही कथित शिक्षक भर्ती घोटाले में जुड़े होने का शक भी इन पर है। तो ये अभिषेक बनर्जी हो या फिर तमाम और नेता हों, उनके नाम पर कितनी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं, कितनी बेनामी संपत्तियां हैं। एक और एमएलए जावेद खान, इनके बेटे के पास 90 संपत्तियां बताई गई हैं। फैज अहमद खान इनका नाम है, पार्षद हैं ये। अब जरा मुझे ये बताइएगा कि हमारे साथ नीरज जी जुड़ गए हैं। नीरज जी, चार नेताओं के नाम लेकर के सीधे तौर पर मंच से ये संदेश दिया गया है कि किसी भी भ्रष्टाचारी नेता को बख्शा नहीं जाएगा। अब ये बदले की कार्रवाई चल रही है या फिर विकास की कार्रवाई चल रही है? क्योंकि भ्रष्टाचार की जगह तो किसी भी प्रदेश में किसी भी नेता के पास नहीं है। जी बिल्कुल मीनाक्षी जी, तो अच्छी बात है। मैं इसे विकास की ही कार्रवाई मान के चल रहा हूं। तो मैं अपेक्षा रखूंगा कि 10 दिन हो गया है, अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। शुभेंदु अधिकारी को तत्काल इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और लगे हाथ अपने ऊपर भी जांच बैठाना चाहिए। जो नारदा शारदा का जो मामला चला था, ऐसा नहीं है कि फिरहाद हकीम और अन्य नेता जेल चले गए, उनसे पूछताछ हुई तो इनसे पूछताछ नहीं हो सकती। इनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यही है कि मामले को सिर्फ उलझाने के लिए जो आपने वादे किए थे, उन वादों को कितना इंप्लीमेंट करेंगे, कितना बेहतर तरीका से लेकर आएंगे, और यह कहकर कि मेरी पहली बार सरकार बनी है, नीरज जी, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा इशू आ रहा है, दोबारा से आप अपनी बात रखिएगा। के शर्मा जी, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उससे तो बांग्लादेश तक डर फैल गया है। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश तक फैल गया है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपको पता है, चोर मचा रहे हैं शोर। घुसखोर जो है, घुसखोर, वो दूसरे को भ्रष्टाचारी बोल रहा है। एक भ्रष्टाचारी दूसरे को भ्रष्टाचारी बोल रहा है। कैसा लग रहा है? एक सीआर दूसरे पे सीआरपी कर रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है हो रहा है देश में। जब तक वो खुद भ्रष्टाचारी है, अभी तक वो क्लीन चिट नहीं मिला है उनको, अभी तक खुद को उनको क्लीन चिट नहीं मिला है, अभी तक वो खुद ही भ्रष्टाचारी है। वो खुद ही नारदा केस में घूस लेते हुए खुद उन्होंने स्वीकार किया है, कन्फेशन किया है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि अभी तक जो है वो जो सादा चीट फंड में भी उनका नाम है। अब ऐसे होने के बाद आप कहते हैं उस आदमी से चाहते हैं कि देश में सच्चाई का हो, भ्रष्टाचारी हो जो खुद ही भ्रष्टाचार है। यहाँ पे तो भ्रष्टाचारियों पे लगाम लगाना हो तो पीएम साहब लगाए, उनके खिलाफ में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, कोई उनके पास शिकायत नहीं है, और उनके पे कोई भी अभी तक कोई भी स्टिंग ऑपरेशन में वो नहीं पाएगा, ये मानता हूं। एक पीएम साहब है, लेकिन आप जो वहां के सीएम बने हैं वो तो वही वाला बात हो गया ना, चोर मचा रहा है शोर कि बाकी देखो सब चोर चोर, जिससे सारे चोर भाग जाए और अकेला चोर बच जाए वहां पे और वह सबको लूटता रहे। आप ये बताओ ना, क्या लगता है कि एक भी लोग बांग्लादेश से बाहर जाने वाले हैं? है हिम्मत को मैं चैलेंज करता हूं भाजपा के पीएम को, मोदी को और भाजपा के प्रवक्ता को कि वहां से एक भी आदमी को बाहर भेज के निकाले। चैलेंज कर लो, या कोई भीड़ नहीं है, जो आंदीना भीड़ होती है वही है। लिस्ट ये बताए कि कितने लोग बाहर जा रहे हैं, ये लिस्ट जारी करे कि इतने लोग बाहर जाना चाह रहे हैं बांग्लादेश की जो कंट्री है, जो बांग्लादेश कंट्री है उसके जो है जो वो अंदर नहीं आने दे रहा है। ये लिस्ट तो दे दे रहे, वहां पे भीड़ बना हुआ है, लोग भाग रहे हैं। ये मतलब ये कहना जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमने तो नहीं देखा, आपने देखा है तो हम तो सबूत मांगेंगे। हम तो भैया लिखतम के सामने वक्तम पे नहीं भरोसा करते। यदि आपके पास रियली वहां पे कोई गया हुआ है, जा रहा है और वहां पे लोग भागना चाह रहे हैं, बांग्लादेश में डर बचा हुआ है कि और वो रोक रहे हैं, तो उसका लिस्ट जारी करे कि इतने लोग यहाँ इतने सालों से रह रहे थे, इतने लोगों को हमने। अभी तो 27 लाख वैसे वोटर जो उसको अभी क्लियर भी नहीं हुआ है, अभी 27 लाख वैसे वोटर है जिसपे अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर सुनवाई होनी है, जिस अभी उसकी जांच अभी बाकी है, उसके अभी प्रोसीजर अभी बचा हुआ है। बाकी 96 लाख जो है वो भी अपील का रास्ता बचा हुआ है। जो 96 लाख वोटर जो जिन्होंने ये कहा कि नहीं हुआ है, ये तो इनका दलील है।
उसके बाद अभी वो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलेगा तब जाके 96 लाख लोग जो है वो इस बात का साबित होगा कि वो यहाँ पे इलीगल रह रहे थे। इतना तो गधा भी जानता है सब प्रोसीजर को ये क्या है। जब तक बताइए कितने लोगों को बाहर भेजने वाले हैं रत्नाकर जी? बहुत सारे सवाल के शर्मा जी ने पूछ लिए हैं आपसे। देखिए, ये अपने 5 मिनट के जो चर्चा के दौरान चोर मचाए शोर कम से कम नहीं तो 10 बार बोले ही होंगे। हमें कोई शोर मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और जिम्मेदारी को निभाने की जो है बारी है। और हमने पहले ही कैबिनेट मीटिंग में एक घोटालों की अनियमितता को जांच करने के लिए एक कमीशन जो है वो बनाया है, और वो कमीशन जो है वो जांच करेगी तमाम घोटालों का, और शोर मचाना होगा, क्या करना होगा, ये जो घोटालेबाज हैं वो कोर्ट में जाएंगे और अपने आप को प्रूफ करेंगे। अभी और 10 मिनट बोल लीजिए। के शर्मा जी, मुझे लगता है कि आपकी बातों को बहुत अच्छे से उन्होंने सुना है, बीच में आपको नहीं रोका है, तो आप भी जरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद दोबारा से बोल लीजिएगा। पहले से ही दाग लगा हुआ है, सर्फ एक्सेल से साफ नहीं हुआ है, रीन साबुन से साफ नहीं हुआ है। वो तो जनता ने बता दिया ना, वोट देकर के, अपना मैंडेट देकर के। अरे भगवान, अतीक अहमद जीत गया, अतीक साहब जीत गया यूपी में, वो बेदाग हो गया। मैं ऐसे डिबेट नहीं करता, बेदाग होना जरूरी है। के जी एक एक करके बोलिए ना, दोनों की बातें बहुत अच्छे से समझ में आई। मैं वाला डिबेट 1 to 1 में डिबेट नहीं करता। जीत जाता है जो भगोड़ा है देश का। 10-15 मिनट के जी आप समझ नहीं रहे हैं। मैं आप सबसे एक निवेदन करती हूँ, आप लोग इतने वक्त से डिबेट में बैठ रहे हैं, एक एक करके बोलेंगे तो मेरे दर्शकों को भी ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। मैं हर 5 मिनट में ये नहीं समझाऊंगी आपको कि डिबेट करने का क्या तरीका होता है, उससे वक्त भी खराब होता है मेरी डिबेट का। रत्नाकर जी, आपका एक छोटा सा जवाब, उसके बाद कुछ और लोग भी इंतजार कर रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से अभी से ही डर दिखने लगा है भ्रष्टाचारियों में, अपराधियों में, किस तरह से फाल्टा की सीट पे जिस तरह से जहांगीर ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, और ये दिख रहा है उनको साफ डर कि अगर कहीं कुछ हुआ तो वो लपेटे में निश्चित रूप से आएंगे। तो ये डर जो है बिल्कुल सही है और वाजिब है, और डर होना भी चाहिए सारे भ्रष्टाचारियों में। और जिस तरह से भ्रष्टाचार और घोटाले किए गए हैं टीएमसी की सरकारों में, उसकी जांच जरूर होगी और ये कोर्ट में जाएंगे और न्यायालय में बताएंगे कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, लेकिन हम अपना कर्तव्य जरूर करेंगे। इतने घोटालों में इतना पैसा, जो करोड़ों फ्लैट में करोड़ों करोड़ों रुपए मिलते थे, वो सारी चीजें अभी फिर से सामने आएंगी और लोग फिर बताएंगे। और देखिए, इतना बड़ा मैंडेट जो मिला है, निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम राज्य को विकास के पथ पे लेके चलें, जिससे हमारी प्राथमिकता है, और वहां पे एक सुरक्षित, एक ऐसा माहौल दे जो नागरिक जो है वहां पे अपने कार्य कर सके। तो ये हमारी जिम्मेदारी है जो हम कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने एक्शन लिया है। वहां पे जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो हावड़ा स्टेशन के बाहर हो, चाहे वो पार्क स्ट्रीट में हो, जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, सारे लोगों को जो है सरकारी जमीन से हटाने का काम भी किया जा रहा है। ठीक है, तो लेकिन ये इसके अपने अलावा आप भी में बहुत दर्शाता है सारे, कि हम लोग, हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारे वहां पर चीजें की जा रही है। पिछले 10 दिन के भीतर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना, सीधे तौर पर वही उत्तर प्रदेश वाली झलक की सड़कों पर नमाज अदा नहीं होगी, और बकरीद के पहले वहां से भी इसी तरीके से रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। तो क्या ये इसके साथ साथ एक और सुधार की दिशा में कदम उठाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में? क्योंकि पश्चिम बंगाल से तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं जहां पर सड़कों पर नमाज अदा हुई। देखिए, मुसलमान सड़कों पे नमाज अदा नहीं करता है। साल भर में सिर्फ 1 से 2 बार का मौका ऐसा होता है जिसमें कहीं कहीं इत्तफाक से ये पोजीशन होती है कि वहाँ ईदगाह में या मस्जिद में जगह नहीं है तो पढ़ लेता है। मगर जैसे इन जनरल तरीके से आम तौर पर कहा जाता है कि मुसलमान रोड पे नमाज पढ़ता है, चौराहे पे नमाज पढ़ता है, ऐसा नहीं है। मुसलमान तो मस्जिदों में नमाज पढ़ता है। हुक्म भी ये है शरीयत का कि नमाज में खुशू खुजू हो, इत्मीनान और सुकून हो। इत्मीनान और सुकून उसी वक्त हासिल हो सकता है जब वो घर में नमाज पढ़े, अपने मकान में नमाज पढ़े, दुकान में नमाज पढ़े।
तभी उसको इत्मीनान और सुकून मैसर होगा। रोड पे नमाज पढ़ेगा या चौराहे पे नमाज पढ़ेगा तो इत्मीनान और सुकून उसको नहीं हासिल हो सकता, इसलिए कि वो शोर शराबा हंगामा, इधर गाड़ी आ रही है उधर गाड़ी आ रही है, वो शोर है वो हंगामा है, तो वहां कहाँ इत्मीनान हो, कहाँ सुकून। और शरीयत का ये भी हुक्म है कि जब बंदा नमाज पढ़े तो उसके दरमियान और खुदा के दरमियान कोई चीज हाइल ना हो, और अगर वो रोड पे पड़ता है चौराहे पे पड़ता है तो ये कहाँ ये खूबी मिल पाएगी। इसलिए मुसलमान तो मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। कहीं इत्तफाक से अगर इस तरह की कोई बात है तो एक अलग बात है, वो भी 5 मिनट की बात होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो इसको नमाज का इशू नहीं बनाना चाहिए, इसको इशू बनाना मैं समझता हूँ ज्यादती है। और बात करना चाहिए विकास की, डेवलपमेंट की, लोगों की बुनियादी जरूरतें हैं उन जरूरतों की बात करना चाहिए, और उस पर कोई बात नहीं करता बुनियादी जरूरतों पे, और इधर उधर की लोग बात करते हैं। इधर उधर बात करने से कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा हमने ये भी सिस्टम बनाया, हमने ये भी ऐलान कर रखा है, और आज से नहीं सालों से लोगों को पता भी है, जो मस्जिद के इमाम है जानते हैं, जिसकी तरफ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इशारा किया था, वो उसको मैं शरई जो नुक्ता नज़र है उसको मैं बता रहा हूँ कि शरीयत ने यह कहा कि इमाम साहब से, इमाम के लिए हुक्म ये दिया कि अगर एक मस्जिद में नमाजी ज्यादा हो जाते हैं और एक जमात होती है तो एक जमात के अलावा वो रोड पे ज्यादा आ जाते हैं तो उसके लिए यह है कि 2 जमातें कर ली जाएं, इमाम चेंज कर दिया जाए। एक इमाम ने एक जमात कर दी, दूसरे इमाम ने दूसरी जमात कर दी, तो उस पे रोड पे आने का या चौराहे पे आने का कोई मतलब ही नहीं होता है, सब लोग मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ेंगे। तो शरीयत ने पूरा ये सिस्टम बना के रखा है और पहले से बता के रखा है, और सारे मस्जिद के इमाम लोग इस पर अमल करते हैं और करवाते भी हैं अमल, इसीलिए कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आती है। और गवर्नमेंट के इंतजामात भी अच्छे होते हैं, ईद है, बकरीद है, मुहर्रम है, त्योहार होते हैं, जितने भी त्योहार हैं आपने बताया कि किस तरीके से साल भर में 1 या 2 बार ये मौका होता है, बावजूद इसके इस तरीके से अगर फरमान जारी किए जा रहे हैं आचार्य शैलेश तिवारी, तो क्या एक समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं या फिर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए? मीनाक्षी जी देखिए, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चले यह पूरा देश के लोग चाहते हैं। मैं यह मानता हूं कि आज जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी का मॉडल है, पूरे देश के जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वह यह मॉडल चालू होना चाहिए। रोड पर आप नमाज नहीं पढ़ें, आप घर में पढ़ें, आप मस्जिद के अंदर पढ़ें, अगर छोटी मस्जिद है तो बड़ी मस्जिद बना लें, लेकिन अव्यवस्था ना क्रिएट करें। रोड पर जब आप नमाज पढ़ते हैं तो 2 बातें होती हैं, एक तो आप व्यवस्था क्रिएट करते हैं, दूसरा लोगों के अंदर आप दिखाना चाहते हैं कि हमारी एकता है, इससे भय खाइए, यह महसूस करते हैं लोग। और अव्यवस्थाएं तो होती ही है, अगर आपको नमाज पढ़ना है तो आप मस्जिद में ही पढ़ें, और किसी मतलब मुस्लिम समाज को कोई टारगेट करके यह काम नहीं किया जा रहा है। यह संवैधानिक तौर पर जैसे हम लोग अपने मंदिर के अंदर ही पूजा करते हैं या अनुष्ठान करते हैं, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम समाज के लोगों को भी अपने मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ना चाहिए। ठीक है जी मीनाक्षी जी। तो ये होना तो चाहिए बिल्कुल, लेकिन रत्नाकर जी हैं हमारे साथ? रत्नाकर जी नहीं है हमारे साथ। के शर्मा जी, बहुत देर से आप कुछ कह रहे हैं, मेरी टीम बता रही है, बोलिए। मीनाक्षी जी, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए सिर्फ। मेरा ये कहना है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए एप्लीकेबल है या हिंदू के लिए भी? माता का जागरण, माता की चौकी, हम ये जो नवरात्रा में जो 10 दिन जो सड़कों पे जो पंडाल लगा के हम जो वहां पूजा करते हैं, जो सड़क को हम ये 1 घंटा करते हैं, तो दिक्कत हो रही है मीनाक्षी जी। और ये हम 10-10 दिन नवरात्रा में वहां पे सड़कों पे रहते हैं, रात को 12 बजे से माता की चौकी सुबह तक रहती है। क्या हम सड़कों में पूजा करते हैं? नहीं है। कानून दोनों के लिए बराबर होता है, एक के लिए नहीं है। आप उसको करते हैं, वो क्या साल में 2-4 बार बैठते हैं उनको, जबकि इनका नमाज मस्जिद छोटा हो गया है। इसीलिए मैं सालेह जी, मैं आपके तर्कों से आप अफगानिस्तान और अरब में नहीं जी रहे हैं, आप हिंदुस्तान में भारतवर्ष में जी रहे हैं। आपका नहीं देश, ज्यादा अकड़ करके बोलने से गला फट जाएगा आपका, ज्यादा अकड़ के मत बोलिए।
ज्यादा करने से सही बात नहीं निकलता। झूठ झाट बोलने का आदत होता है वकीलों का, झूठ झाट मत बोलिए। नहीं तो आप कैसे कर लेंगे? 10 दिन आप सड़कों पे क्या नौटंकी करते हैं? जागरण होगा, यज्ञ होगा, अनुष्ठान होगा, भंडारा भी होगा, लेकिन जिस तरह से मुसलमान लोग सड़कों पर उतर करके अपने आप को दिखाते हैं, जिस तरह से वह लोगों के अंदर भय पैदा करते हैं, ये बलि चढ़ाए तो हत्या, और आप यदि कालका जी मंदिर पे बलि चढ़ाए तो हत्या नहीं है, जानवरों की हत्या नहीं है। मुस्लिम लोग रोड पर नहीं नमाज पढ़ पाएंगे। आप योगी आदित्यनाथ जी का मॉडल को अपनाना पड़ेगा, चाहे वह दिल्ली हो, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, बिहार हो। गुनापुर का गुंडा है वो योगीनाथ कहां से हो गया? हम अरे सब गुलाम आपके हैं। लिए होंगे देश ना, कानून लेकिन से मुख्यमंत्री चलता है। हैं, उत्तर प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आप किसी के लिए भी कुछ भी कहने के लिए पूरे तरीके से फ्री हैं। आप पीएम के लिए कुछ भी कहिए, आप सीएम के लिए भी कुछ भी कहिए। आपको नवरात्रे नौटंकी लगते हैं, आपको लगते होंगे। जरा मुझे ये बताइए कि आपके आसपास जब नवरात्रे की पूजा होती है तो उसके लिए कोई परमिशन ली जाती है या नहीं ली जाती है? क्योंकि मैं जो सोसाइटी में रहती हूँ वहां तो बिना परमिशन के कभी कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता है। अगर आपको नवरात्रे का कीर्तन भजन करना है तो भी आपको परमिशन की आवश्यकता है। आप कहाँ रहते हैं और कैसे वकील हैं जो वहां पर जाकर के सवाल नहीं खड़े करते हैं? अब जो 2 मिनट चुप रहेगा। हाँ। संविधान देश कानून से चलता है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, जो कानून आपके लिए है वो उनके लिए है। ये क्या बोले, ये भारत देश है, हिंदुओं का देश है, मतलब इनके लिए कानून नहीं है। भारत धर्म जी के लिए कोई कानून नहीं है। एनआरसी की जरूरत है। जिस तरह से भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुस करके जिस तरह से कत्लेआम कर रहे हैं और हमारे सनातनियों को जिस तरह परेशान कर रहे हैं, आज बांग्लादेश के लोग भी डर रहे हैं। आज बंगाल में जिस तरह से सनातनियों ने अपने जागरूकता दिखाया, अपनी ताकत को दिखाया, अपने वोट की ताकत को दिखाया है, आने वाले समय में बांग्लादेश भी 2 भाग में बटेगा, ध्यान रखना। 2014 से पहले चले जी, आचार्य जी, 2014 से पहले देश जो है, सनातनी जो है खतरे में थे। सनातनी डर डर के भाग रहे थे, सनातनी पे गोली चल रही थी, ठाए ठाए। और 2014 के अरे भाई 2014 से पहले मनमोहन सिंह की सरकार क्या थी? क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा मिल रहा था, मुसलमानों को बढ़ावा मिल रहा था। अच्छा, और आपके आने से जो है आप 4 बच्चा पैदा कर रहे हैं, हिंदू की संख्या बढ़ा रहे हैं। कितने बच्चे 1947 से लेकर के 2000 ईस्वी तक आप देख लो, जितना भारत में हिंदुओं का कन्वर्जन हुआ, जितना क्रिश्चियनिटी का भारत में बोलबाला हुआ, कभी नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार ने ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियनिटी को लाया इस देश में, और इसके बाद 70 साल जी लिए, 70 साल सरकार चला ली। अच्छा, 2014 के बाद के शर्मा जी, आपकी जबान बड़ी खराब है। 2014 के बाद आपको नवरात्रि नौटंकी लगने लगी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गाली देने का लाइसेंस आपको मिल गया। ये आपका संविधान है जो कि आप एडवोकेट होते हुए लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। नीरज राय जी, ये सड़कों पर नमाज, मस्जिदों में जाकर के नमाज अदा करो, इसमें नियम में आखिरकार बुराई क्या है? ये अगर बहुत सारी जगह से तस्वीरें सामने आती हैं कि जबरन ऐसा किया जाता है कि आप मस्जिदों में खाली जगह होने के बावजूद बाहर बैठ करके नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, सबका सम्मान होना चाहिए, लेकिन सम्मान तो कानून व्यवस्था का भी होना चाहिए ना। देखिए, कानून व्यवस्था का होना चाहिए मीनाक्षी जी, और भारत हमारा हर धर्म का पालन करने वाला और बढ़िया से मानने वाला देश रहा है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो ये देखा जा रहा है कि मस्जिदें खाली रहती हैं, मस्जिदों में अंदर नमाज नहीं होता, किसी का शौक नहीं होता है। कोई भी धर्म का मानने वाला हो, उसका शौक नहीं है कि बाहर निकल कर उस चीज को करे, अपना आस्था दिखाता है। लेकिन अभी बात चल रही थी यहाँ पर हिंदू मुसलमान की, तो भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति ही मुस्लिम को लेकर हुई है। लेकिन मैं एक डाटा देना चाह रहा हूं कि आजाद भारत की इकलौती सरकार है मोदी जी की सरकार, जो कि मुस्लिम तुष्टीकरण सबसे ज्यादा करी है। डाटा के साथ देख लीजिए, 2014 से 19 तक देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम लड़कों को स्कॉलरशिप देने वाली भाजपा की सरकार मोदी जी की। उसके बाद नीरज राय जी, बहुत दिक्कत आ रही है आपके इंटरनेट में, कहीं सही जगह पर बैठिए। रत्नाकर जी, नवरात्रि सड़कों पर हो सकती है, कीर्तन सड़कों पर हो सकते हैं, लेकिन नमाज सड़कों पर नहीं हो सकते हैं। आप लोग ऐसा दोहरा रवैया क्यों रखते हैं, अकॉर्डिंग टू के शर्मा जी? मीनाक्षी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी।
जी देखिए, के शर्मा जी को थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है कि एडवोकेट हैं और इनको ज्ञान की थोड़ी कमी है, या तो फिर ये राजनीतिक जो हलचल होती है, राजनीतिक जो अनाउंसमेंट्स होते हैं उसको ध्यान से पढ़ते और सुनते नहीं, सिर्फ टीवी पे आके आधे अध कचरा जो ज्ञान ये यहाँ पे देने का काम करते हैं। अभी टीएमसी की सरकार जो गई है उसके बाद हमारी सरकार जब आई है तो वो किसी धर्म या जाति को देख करके हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि धार्मिक कार्यक्रम जो है वो अब सड़कों पे नहीं होंगे। धार्मिक कार्यक्रम मतलब सारे हिंदुओं के लिए भी कहा गया और मुसलमानों के लिए भी कहा गया है। ये भी उनको याद रखना चाहिए के शर्मा जी को अभी, कि यहाँ पे कहा गया है कि लाउड स्पीकर एक मिनिमम डेसिमल पे चलना चाहिए। वो मंदिरों के लिए भी कहा गया है, वो मस्जिदों के लिए भी कहा गया है। तो इनको पहले ज्ञान ये होना चाहिए कि सरकार जो फरमान लेकर आती है वो फरमान किस तरह का फरमान है। वो ये आधे ज्ञान से ये यहाँ पे बोल रहे थे। और देखिए ये कह रहे थे कि दुर्गा पूजा जो है वो नौटंकी है। एक हिंदू को मुस्लिम हो गया जो माँ दुर्गा में आस्था रखता है वो कैसे कह सकता है? अरे आस्था रखता है तो आप बलि देते हैं तो गलत नहीं है। अपने बच्चे के लंबे उम्र के लिए बलि देते हैं तो सही है। मैडम इनको ये डिबेट में आते हैं ना तो मुझे मत बुलाया समझ नहीं मुझे रहे मैं रिक्वेस्ट क्या है मेरा, ठीक कितनी है? बार समझाऊं? इनको कुछ आता जाता है नहीं, इनको कुछ ज्ञान है एक नहीं टॉपिक छोड़कर और के ये तो आप बोलते दूसरे रहते टॉपिक हैं। पर चले ऐसा जाते हैं। एक टॉपिक पर तो रहिए के शर्मा जी, एक एक करके सवाल होते हैं ना और एक एक करके फिर जवाब लिए जाते हैं। के शर्मा जी को ये पता नहीं है, शायद ये वकील है, कि कोई भी दुर्गा पूजा में जब पंडाल लगाया जाता है तो बाकायदे एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया से जो है गुजरना पड़ता है, तब उसको परमिशन मिलती है और परमिशन लेके उनको एक जो डायग्राम जो होता है उसके हिसाब से उनको पंडाल लगाना होता है। ये प्रक्रिया होती है, लेकिन इनको नहीं पता है। ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती है, मुसलमानों के लिए परमिशन की जरूरत होती है। ये कहां से ये ज्ञान लाते हैं, मैं तो खुद भी मतलब आश्चर्यचकित हूं। दूसरा बात मैं कहना चाहूंगा, मैं रिजवी जी की बातों पे आना चाहूंगा। रिजवी जी बहुत गंभीर व्यक्ति हैं और अन्य चैनलों पे भी मैं इनके साथ डिबेट कर चुका हूं। देखिए इन्होंने कही जो बात वो बिल्कुल सही बात कही है। देखिए इनके धर्म में भी है कि अगर आप नमाज करते हैं तो आप मस्जिदों में करिए, घरों में करिए, ज्यादा सुकून होगा। अल्लाह को इबादत करेंगे तो उसमें ज्यादा आप कनेक्ट हो सकते हैं उसमें। लेकिन मैं ये रजवी साहब से ये इल्तिजा करूंगा कि आप चैनल पे बैठ करके आप ये भी कहिए सारे मुसलमानों को कि सड़कों पे नमाज आज के बाद जो है वो बंद कर दें। अगर आप इसकी हिमाकत करते हैं कि हिमायती हैं इस चीज के कि मस्जिदों में नमाज होना चाहिए, तो आपको इस चीज की भी हिमायती करना चाहिए कि सड़कों पे नमाज बंद कर दें। अक्सर ये देखा गया है जहां भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, जुम्मे की नमाज के दिन लोग एकत्रित होकर वहां पे थोड़ा स्पेस बना करके और सड़कों पे ही नमाज कर लेते हैं। उनको लगता है कि बहुत दूर मस्जिद में जाना पड़ेगा और नमाज करना पड़ेगा, तो वहां पे एकत्रित होकर नमाज पढ़ना जो है शुरू कर देते हैं। तो मैं रजवी साहब से ये इल्तिजा करूंगा कि आप ये भी जरा लगे हाथों इसको भी बोलिएगा जरूर से कि कहीं पे भी सड़क पे या बाजार में कहीं पे भी नमाज नहीं करना चाहिए। ये चीज है। और देखिए तुष्टीकरण की बात बता रहे थे, अभी राय साहब बैठे हैं यहाँ पे। अरे भाई तुष्टीकरण की राजनीति किसने किया है? पूरे पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि किस तरह से अहिंसा अल्लाह, बुरा है गुलशन फिर मिलेंगे, टीएमसी रही तो फिर मिलेंगे, राहे गुलशन खिलेंगे। ये किसने किया है? मीनाक्षी जी पूरा हमको बोलने दीजिए, फिर आचार्य जी जवाब बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगी। नीरज जी आपका इंटरनेट बहुत इशू कर रहा है, इसलिए मुझे 2 बार आपको हटाना पड़ा। आप अपनी बात बिल्कुल रखिएगा। बोलिए रत्नाकर जी का फ्रेम क्योंकि हैंग हो रहा है। जी मैं आता हूँ, क्योंकि वह है क्या ना कि भाजपा के विकास का शिकार हो जाते हैं रह के। और भाई अभी आचार्य जी तुष्टीकरण की बात कर रहे थे, आचार्य जी ने एनआरसी की बात किया था। जो मुस्लिम के मदरसा को आतंक की फैक्ट्री बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी मॉडर्न करके चल रही है। एनआरसी की बात कर रहे थे आचार्य जी। 19 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एनआरसी का मामला आया था। उस समय राजनाथ जी पहला व्यक्ति थे बोलने वाले कि 40 लाख एनआरसी के दायरे में लोग मुसलमान आते हैं। उसके बाद जब एनआरसी किया जाता है 1600 करोड़ रुपया देश का खर्चा होता है। सुन लीजिए पूरी बात। अभी 19,65,000 लोग एनआरसी के दायरे में आए, जिसमें कि 12 लाख करीब हिंदू थे। तो वो हिंदू क्या बंगाल के, वहां बांग्लादेश के थे। उसके बाद और आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है?
त्रिपुरा का मुख्यमंत्री विप्लव देव 1971 के बाद भारत में आया है, इसलिए आनन फानन में एनआरसी बंद किया गया। आप बताइए कि एनआरसी पे कब कार्रवाई कराएंगे? जो व्यक्ति अपने आप को सेकुलर कहते हैं उससे समस्या है इस देश को उसी से समस्या है। 13 साल से मोदी चाचा की सरकार चल रही है, कितने बांग्लादेशियों को भेजे हैं, कितने मुसलमानों को जेल किए हैं, कितने अरे अब जाएंगे वेट करिए आप। ममता बनर्जी तो बाउंड्री नहीं होने दे रही थी, ममता बनर्जी बाउंड्री नहीं होने देती थी। अरे सुनिए, शुभेंदु अधिकारी कौन है? यही मोदी जी बोलने वाले हैं, यही मोदी जी बोलने वाले हैं। क्या आप गारंटी लेते हैं कि जो राज्यसभा और लोकसभा में परमिशन के लिए फाइल पड़ी है शुभेंदु अधिकारी की, साइन करा के बाहर निकालेंगे? नारदा शारदा में कितना मासूम चेहरा मोदी जी बोलते थे, हम नहीं बोलते थे। और वही मासूम चेहरा को मुख्यमंत्री बनाते हैं। चमड़े का रखवारी कुत्ता करेगा तो चबाएगा, करेगा क्या? अब मतलब चोर को बैठा दिया आप चोर को पकड़ने के लिए। अरे भैया, 4 लोगों का नाम इन्होंने बताया है, जेल क्यों नहीं गए? पुख्ता सबूत है तो आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? रही बात बांग्लादेश तक हनक की, लोहा को लोहा ही काटता है भाई साहब। अरे सुनिए, जिस तरह से गुंडे बांग्लादेश की वहां पर परेशानी कर रहे थे, एक दबंग आदमी की जरूरत थी जो सनातन का पक्षधर हो। भारतीय जनता पार्टी सनातन का ढोंग नहीं, सनातनी मैं भी हूं, आपसे प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। 2021 के चुनाव में मथुआ समाज को रिझाने के लिए मोदी जी गए थे बांग्लादेश। जिस होटल में रुके थे उसके 1.5 से 2 किलोमीटर के रेडियस में बमबारी होने लगा, मंदिर तोड़े जा रहे थे, हिंदुओं पे बम मारा जा रहा था। इनके मुंह से चू तक नहीं निकला। जब हिंदुस्तान में आते हैं, भारत आते हैं, तो एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, यही सनातन की सुरक्षा करने वाले लोग हैं। सीएए लाया गया, कितने सीएए में एप्लीकेशन पड़ा है पता है आपको? 3000 भी एप्लीकेशन नहीं हुए सीएए के लिए, केवल ढोंग करना जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में सरकार आ गई है, वहां बाउंड्री वाल भी होगा, बांग्लादेशी घुसपैठिए भी जाएंगे, हमारे देश में रह रहे रोहिंग्या भी भागेंगे, गौ माता का वध भी रुकेगा, धीरे धीरे सब होगा। आपका जो डिमांड है सब पूरा होगा, प्रतीक्षा करें। लेकिन पंडित जी, जो आपका ये बयान है ना कि हर मुस्लिम आतंकवादी होता है, ये तो बीजेपी भी नहीं मानती है, ये आप लोगों के पर्सनल बयान है। रजवी जी, जरा मुझे ये बताइएगा कि ये पूरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति को चमकाने के लिए बनाया जा रहा है, या फिर और भी ज्यादा मुद्दे हैं जो पश्चिम बंगाल के विकास के लिए सहायक होंगे, या ये मुद्दा भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए? देखिए मोहतरमा, ये तमाम चीजें जो है मुद्दा नहीं होना चाहिए। नमाज कहाँ पढ़ी जाती है, पूजा कहाँ होती है, ये मुद्दा नहीं, बल्कि मुद्दा तो विकास और डेवलपमेंट पे का होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। और जैसा कि आप ये कह रही थी कि मस्जिदें खाली हैं और बाहर लोग नमाज पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, हरगिज ऐसा नहीं है। मस्जिद में ही नमाज लोग पढ़ते हैं, मस्जिद के अंदर है, मस्जिद खाली है तो नमाज अंदर ही पढ़ी जाएगी। मस्जिद भरी है वो एक अलग बात है, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि मस्जिद खाली हो बाहर रोड पे लोग नमाज पढ़ें। अभी एक साहब कह रहे थे कि ऐलान करें कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम तो बराबर कह रहे हैं, पहले भी कह रहे थे, आज आपने कहा तो आज आपके सामने भी हम कह रहे हैं रोड पर मुसलमानों से अपनी यूनिटी दिखाने के लिए रोड पर नमाज पढ़ते हैं, जबकि मस्जिदें आधा मस्जिदें खाली रहती हैं। चुप हो जाइए, आपके बीच में नहीं बोलता हूं मैं, किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, आपके बीच में नहीं बोला हूं, इसलिए मेरी भी सुन लीजिए ना, एक मुसलमान को बर्दाश्त करिए। मैं ये कह रहा हूं कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, और फिर चलिए आप कह रहे हैं तो आपका दिल रखने के लिए मैं कह देता हूं, तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि रोड पे नमाज ना पढ़ें, बल्कि मस्जिदों में नमाज पढ़ें, अपने घर पे पढ़ें। अब वो दूसरी बात ये है कि ये तमाम चीजें जो है वो सिर्फ सियासत हो रही है। 2027 के विधानसभा उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, कुछ और राज्य में होंगे, इस वजह से कभी नमाज कभी कुछ इस सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है, इसको नहीं बल्कि विकास मुद्दा होना चाहिए। अच्छा, देखिए प्रधानमंत्री, मौलाना ऐसा हो सकता है कि इस बात के लिए परमिशन ली जाए, जैसे कि तमाम नवरात्रे का अगर कीर्तन करवाना है तो उसके लिए परमिशन ली जाती है, तो क्या इसके लिए भी परमिशन लेने की आवश्यकता होती है? जायद बिन नहान से किस तरीके से गले मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री दुबई के शेख जायद बिन नहान से किस तरीके से गले मिल रहे हैं, कितना शानदार उनका। रजवी जी, आप ही से मेरा सवाल था कि क्या इस चीज की आवश्यकता होती है कि इसके लिए भी परमिशन ली जाए अगर सड़क पर नमाज अदा करना है, जैसा आपका मुद्दा है
कि नमाज पढ़ने के लिए जगह बहुत ज्यादा नहीं होती, इसलिए सड़कों पर आना पड़ता है। क्या इसके लिए कोई परमिशन ली जा सकती है जिसकी वजह से ये पूरा विवाद ही खत्म हो जाए? पूजा पाठ के लिए किसी मजहब के मानने वाले को परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, और वो ऑलरेडी परमिशन संविधान ने दे रखी है। संविधान की परमिशन के साथ में हर मजहब का मानने वाला अपने पूजा पाठ करता है, इबादत करता है। उसमें किसी थाने, पुलिस, कोर्ट कचहरी, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, डीएम, एसएसपी से परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, लेनी पड़ती है। कोई भी यहाँ पर तो होता है, देखिए, क्योंकि अगर आप कोई धार्मिक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो आपको परमिशन लेनी होगी, अगर आप नवरात्रि का कीर्तन कर रहे हैं तो आपको परमिशन लेनी होगी, अगर आप शिवरात्रि का जाप करवा रहे हैं तो भी आपको सोसाइटी में रहते हुए परमिशन लेनी होगी। जी रत्नाकर जी, आती हूँ उसके बाद के जी आपके पास। नहीं, रजवी जी जो अभी परमिशन बात कह रही थी आप, हाँ। और रजवी जी शायद इनको योगी जी ने अभी जो कहा है उस बात पे भी इनको ध्यान रखना चाहिए। योगी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए, आप नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ने से कोई रोक नहीं रहा है, आप मस्जिदों में पढ़िए, आप अपने घरों में पढ़िए, अगर सड़कों पे नमाज मत पढ़िए। अगर आप संख्या में ज्यादा हैं, अगर आप मस्जिद में आपकी जगह फुल हो जा रही है तो आप शिफ्ट में नमाज पढ़िए, उनकी बात पे गौर करिए। आप लोग, आप शिफ्ट में नमाज पढ़िए। हम मंदिर में जाते हैं तो हम एक ही समय में सारे लोग नहीं जाते हैं, हम लोग कोई 10 बजे जाता है, कोई 11 बजे जाता है, कोई 4 बजे सुबह भी जाता है। तो उसी तरह से आप लोग अगर नमाज पढ़ना होता है तो आप भी उसमें शिफ्ट में आप इस प्रबंध को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और ताकि लोगों को परेशानी ना हो। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए, ये राय जी जो है यहाँ पे बैठ करके इस तरह से अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और तमाम तरह के झूठी बातें जो है यहाँ चैनल पे बैठ के कह रहे हैं। देखिए, सीए आया है, सीए में 3000 एप्लीकेशंस आए हैं, उसके बारीकियों के बारे में समझिए। हमने अल्पसंख्यकों को बाहर जो देश में है, बहुसंख्यकों के देश में है, जो मुस्लिम बहुसंख्यक देश में है, उनको लाने के लिए सीए लाया है। और जितने एप्लीकेशन बाहर से लोग आना चाहेंगे उतने ही एप्लीकेशन करेंगे ना, आपके घर से कोई एप्लीकेशन थोड़ी भर देगा उसमें। किस तरह की बातें कर रहे हैं। और ये आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तुष्टीकरण की। ये टीएमसी सरकार की उन कारस्तानियों को भूल जाते हैं, संदेश खाली की घटना को भूल जाते हैं क्या? ये मुर्शिदाबाद की घटना को भूल जाते हैं, जहां पे अत्याचार सरेआम हिंदुओं के साथ किया जाता है, पलायन करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो इनको उन सब चीजों पे बात याद नहीं आती है कि किस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार किया। आज अगर शुभेंदु दादा की सरकार अगर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम कर रही है तो इन लोगों को दर्द होता है, इनको मिर्ची लगती है। और रही बात विकास की, मीनाक्षी जी मैं बात कर लूं आपको विकास। देखिए, शुभेंदु दादा की सरकार ने पहली मीटिंग में ही विकास के जितने पैमाने थे वो सारे उन्होंने उसको लागू करने का काम किया। अभी आप बताइए, केंद्रीय योजनाओं को लागू करने का काम जो वहां पे पश्चिम बंगाल में जो आयुष्मान योजना से जो बेचारे वंचित रह गए थे उनको देने के लिए कैबिनेट में मंजूरी की गई कि नहीं की गई, ये बताएं। 600 एकड़ जमीन जो दी गई कि नहीं दी गई बीएसएफ को फेंसिंग करने के लिए, घोटालों की अनियमितता को जांच करने के लिए कमेटी गठित की गई कि नहीं की गई, युवाओं को रोजगार देने के लिए 5 साल उम्र बढ़ा दिया गया। ठीक है, सरकारी जो एप्लीकेशंस आएंगे उसमें 5 साल उम्र जो है युवाओं की आयु सीमा, यानी हर तरफ काम हो रहा है, हर तरफ काम हो रहा है। सिर्फ एक मुद्दे को अगर हाईलाइट किया जाए तो वो भी गलत है। के शर्मा जी, आपको नियम कायदे देश में होने चाहिए, इस बात से क्या बुरा लगता है? आपको बुरा लगता है मीनाक्षी जी? किस बात? आपको बिना बुरा लगता है? यहाँ पे किसी को यहाँ पे नीरज राय जी बोले तो वो हिंदू नहीं है, क्यों? क्योंकि वो चंदन नहीं लगाया। मैंने कब कहा? हिंदू धर्म गुरु जो बोले तो उनका बयान उनको पूछो, उनको बुरा लगा या नहीं? मुझे किस बात का बुरा लगा? हाँ, वो बोल रहा है कि चोर को भगाने के लिए ही चोर को लाया गया है। ये बात सही है। चोर को भगा मतलब जितने भ्रष्टाचारी अच्छा, शैलेश तिवारी और इनको लाइए साथ में, वही जवाब देंगे आपकी इन बातों का। बोलिए बोलिए। ये हमारे जो है रत्नाकर जी वो कहते हैं कि जो आधा ज्ञान और ये पढ़ा लिखा ये अंगूठा छाप है, ये पर्सनल कमेंट करते हैं। क्या कानून में ये नहीं लिखा हुआ है? वो अंगूठा छाप है, 30 साल में गुंडे हैं, और कितना भाषा का स्तर गिराइएगा? तो ये भाषा तो उन्होंने बोला था तो आपने ऑब्जेक्शन किया नहीं। अच्छा, जब उन्होंने भाषा को बोला तो आपने ऑब्जेक्शन किया नहीं। अच्छा, के शर्मा का ज्ञान नहीं है, ये वकील तो लगा रखे, कपड़े पहन रखे हैं, ये वकील के भाषा नहीं बोल रहे हैं।
यहाँ जी जो है जी यहाँ जो है हाँ इस्लामिक बोलिए, बोलिए, धर्मगुरु की ज्ञानी भाषा साहब। बोल रहे हैं। और जिस तरह से माँ ज्ञानी जी दुर्गा के बोलिए। खिलाफ आपने बोला है, आप रोड पे बोल के दिखाओ, आपको दौड़ा दौड़ा के लोग मारेंगे। अच्छा अभी बोल, दोबारा बोल, आप दोबारा बोल बोलेंगे दे। नहीं हो। मैंने यह कहा है दोबारा बोल दे। इस तरह से है हिम्मत चोर आप लोग में? हैं है हिम्मत आप में छू दे? बंगाल में, पश्चिम बंगाल है में हिम्मत? उनके लिए एक दबंग व्यक्ति का मुख्यमंत्री होना जरूरी हिम्मत था, है? इसलिए शुभेंदु अधिकारी जैसे दबंग व्यक्ति को मुख्यमंत्री अच्छा, बनाया चोर, गया। चोर। वो सबको जानते हैं, वो सबको जानते हैं कि कौन क्या है। इसलिए आप दुर्गा माता के खिलाफ ऐसे बोल रहे हो कि नाटक होता अच्छा, है दुर्गा हमने माता बोला की है। पूजा का। आप अपना शर्मा नाम हटा लो, के चलो। शर्मा। आप ब्राह्मण कितना पढ़े लिखे हैं? कितना पढ़े लिखे हैं? कहाँ से किए? ज्यादा पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास है कि नहीं? ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक अरे है, 10वीं पास है, कहाँ से पास किए हैं? आप भी सम्राट चौथी की तो नहीं है। गूगल कर लो। कैम्ब्रिज मैं से पास किए इकोनॉमिक्स हुए। हो, जेएनयू से अच्छा, पढ़ा हूँ, कहाँ- आईएमसी से पढ़ा कहाँ हूँ, से? तुमसे ज्यादा पढ़ा हूँ। कहाँ तुम से? जहां भी पढ़े हो, देश के सबसे पटना अच्छे यूनिवर्सिटी संस्थान से। से पढ़ा हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से मैंने मास कॉम किया, अच्छा, पीजी किया दिल्ली है। कहाँ से लिया है? तुम कहाँ जैसे से लाए? काला कोट दिखाएंगे। कॉकरोच इसीलिए कहा गया तुम लोगों को। अच्छा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसीलिए कॉकरोच बोलते हैं। चंदन लगा से बाबा टाबा हो जाता हमारी है। भाषा, तुम हिंदू भाई, सनातन धर्म के खिलाफ ऐसे गेरुआ बात पहनने से भाजपा का चमचागिरी करने से हो जाएगा। थप्पड़ मारता मैं। चमचागिरी ठीक है। चमचागिरी करने से हो जाएगा गेरुआ पहनने से। आप बाबा हो गए। आप अरे चंदन फ्रॉड लगा ले तो व्यक्ति, क्या नहीं हो मैं गए? चमचागिरी नहीं अपना करता। डिग्री है। मैं सनातनी हो, राष्ट्रभक्त हो, हिंदुत्व का भाषा बोलता हो। तुम मुस्लिम की भाषा बोल रहे हो। लॉ कॉलेज से वकील पढ़ा की हुआ ड्रेस हूँ, पहन करके एमबीए किया हुआ हूँ, मास्टर एलएलएम किया हुआ हूँ। आपसे ज्यादा ज्ञान है। आप भी बिहार से, हम भी बिहार से हैं, ठीक है ना? हम भी उसी तुम गांव जानते से, हो उसी मुझे? बस्ती के हैं। हैं? मुझे जानते हो? अच्छे से जानते हैं आपको, पटना से जानते हैं आपको। पटना में जब थे आप, अब अच्छा जरा मुद्दे तब से पर आइए। जानता हूँ। यूनिवर्सिटी का जब राजनीति करते थे आप। आइए आइए मुद्दे पर आइए, पर्सनल नहीं। देखिए मुद्दे पर पता चल गया ना कि मेरा हम्म हमको यही बोलना है कि मैंने बोला कानून दोनों के लिए होता है, कानून से बढ़कर कोई नहीं होता है। जिस तरह से हम मुसलमानों के लिए बोलते हैं, वो भारत के नागरिक है, मुसलमान शब्द नहीं चाहिए, वो उनके लिए भी बोलने वाला ऐसा नहीं है कि अच्छा, आप मुसलमान जरा ही मुझे ये मुसलमान के लिए बताइए बोलेगा। कि किस देश में ऐसा कानून कहता है कि आप सड़कों पर नमाज अदा कर सकते हैं? इस देश में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये भारत है कि हिंदू बलि चढ़ाएगा तो पूजा है, हाँ। और यदि मुसलमान यदि कुर्बानी चढ़ाएगा, अरे आपके यहाँ तो जो हत्या चढ़ता है वो जरूरी है कि सबके यहाँ होता होगा? मैं भी हिंदू हूँ, मेरे यहाँ तो नहीं होता ये, मेरे यहाँ तो नहीं होता। कब होता है ये शर्मा जी? मुझे तो ये तक नहीं पता। मेरे यहाँ मैंने कभी नहीं देखा। कालका मंदिर में, हाँ। मनोकामना मंदिर में क्या बात कर रहे? दारू चढ़ाया जाता है, आपको क्या ये हुआ? भी नहीं पता है? तो क्या हुआ? दारू चढ़ाया जाता अरे है। तो क्या हुआ? क्या हुआ? बकरे की बलि दी जाती है, तो हुआ क्या? तो वो हत्या नहीं है? तो हुआ वो क्या, जीव मुझे ये हत्या बताइए नहीं है। ना। किसी ने कहा कि कानून तो बकरीद दोनों के नहीं लिए है मनाना ना। है, किसी ने कहा कि बकरीद नहीं मनाना है। एक तो आप इतना मुद्दों से डिरेल होते हैं शर्मा जी, कभी इधर कभी उधर। एक बार एक मुद्दे पर रह करके मुझे किसी बात का तो जवाब दे दीजिए। किस देश में ये कानून बना हुआ है कि वहां पर आप सड़कों पर नमाज अदा कर सकते हैं? कब किसने कह दिया कि बकरीद पर आप बकरा ना काटें या फिर जो उनका रिचुअल होता है वो आप ना निभाएं? ये सब तमाम बातें आप लोग लेकर के आते हैं। आप ज्यादा हिंदू मुसलमान करते हैं, इतना तो रजवी जी भी नहीं कर रहे हैं बैठ करके जितना आप कर रहे हैं। नीरज राय जी बोलिए। जी देखिए, यहाँ पर बात जो है ना कि हम रोड पे नमाज पढ़े या मंदिर में जाकर हम पूजा करें, इस पे बहस नहीं होनी चाहिए। बहस होना चाहिए कि हमें रोजगार मिले कि नहीं मिले, रोटी की जो समस्या चल रही है कि नहीं है। जो आपको कह रहे थे, रत्नाकर भाई हमारे कह रहे थे कि बंगाल में रोजगार 5 साल बढ़ा दिया गया युवाओं का उम्र। भाई 1 लाख हर साल नौकरी देंगे 10 करोड़ लोगों में, लेकिन यह बोला तो गया था कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे देश के अंदर। यह इसलिए मैं बार बार केंद्र सरकार को बोलता हूं मीनाक्षी जी कि 13 साल से इन्हीं की सरकार चल रही है और कैसे मतलब ये करेंगे। मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक दुकान पर हिंदू और मुसलमान नाम के 2 प्रोडक्ट हैं। जब जब इनकी राजनीतिक नैया डूबती नजर आती है, दुकान से मुंडी बाहर निकाल के हिंदू मुसलमान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बरगद जो नेता बन रहा है उसको भी चैलेंज है कि वो बता दे कि क्या हिंदुस्तान से एक भी मुसलमान को बाहर करने की क्षमता रखता है वो।
नहीं रखता है। ये बता दे कि जो गांव बदली हुए थे, रत्नाकर भाई आप बता दीजिए कि जो गांव बदली हुए थे, 122-23 गांव बदली हुए थे मीनाक्षी जी, उस समय भी कुछ यहाँ से भेजे गए थे मीनाक्षी जी, जरा मैं मुझे दीजिएगा। लेकिन उसके बाद स्ट्रिक्टली शेख हसीना ने मना किया था। टोटल 2014 से लेके अब तक लगभग 3800 भेजे हैं। 2004 से 14 तक 90,000 घुसपैठियों को कांग्रेस की सरकार में भेजा गया, और आप घुसपैठिया शेख हसीना को बैठाए पड़े हो। देश को रोजगार चाहिए, आप चुनाव प्रचार में मंगलसूत्र छीन लेगा विपक्ष बोलते थे। अरे भैया, मंगलसूत्र पर तो पाबंदी आप लगा दिए कि साल भर सोना मत खरीदो, शादी विवाह में प्लास्टिक का मंगलसूत्र पहन के लोग जाकर शादी विवाह करें। रोजगार, अरे आप लाल बहादुर शास्त्री बनने की चेष्टा मत करो, वो करते थे। वो लाल बहादुर शास्त्री थे तो पहले छोड़ते थे, ज्ञान और व्हाट्सएप वाला करते थे, यही लेके आते हैं। आप डिबेट करते हैं राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के, ये फेसबुकिया और व्हाट्सएप वाला ज्ञान, यही आपका, यही ज्ञान पे आप राष्ट्रीय चैनल पे डिबेट करते हैं। आंकड़ों के साथ बताइए जरा, आंकड़े हैं आपके पास? हमको मत सिखाइए, हमको सिखाने की क्षमता आप में रत्नाकर भाई नहीं है, बुरा मत मानिएगा इस चीज को। आपके जो तुर्रम खां बर्गर बैठे हुए हैं, आपने पश्चिम बंगाल की जनता को सिखा रहे थे ना आप, किस तरह से उन्होंने आपको करारा जवाब दिया, वो पश्चिम बंगाल की जनता ही सिखा दी आपको। हमको सिखाने की जरूरत नहीं है आपको, आप जिसको सिखाने की कोशिश कर रहे थे उसी ने सिखा दिया आपको। मीनाक्षी जी, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। आती हूँ, पूरा कर उसको बंद करिए पहले। उससे बड़ा चोर कौन है? पहले उस पर आप अंगुली करिए, तब दूसरे को बात करिए। पहले खुद के ऊपर रत्नाकर जी से नीरज जी जवाब ले लेते हैं, ठीक है? बोलिए। लोग हैं नहीं, मैं मीनाक्षी जी एक चीज बड़ा हतप्रभ हूँ कि ऐसे लोग आते हैं जो फेसबुकिया ज्ञान और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह लगातार जो है बोलते जाते हैं। कोई आंकड़ा, कोई सोर्सेज उनको मालूम नहीं रहता। मैं पैदा हुए मोदी जी हैं तो फेसबुक, नीरज जी सुन लीजिए ना, आपने बहुत सारे सवाल पूछे, अब जवाब भी ले लीजिए। मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, मुंबई में हूं, और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक वार फूड बेसिस पे सारे घुसपैठियों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। और मैं आपको आंकड़ा भी देना चाहता हूं कि दिल्ली में तमाम देश में डिटेंशन चिन्हित करके उनको पकड़ा जा रहा है और डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है। 300 घुसपैठियों को अभी डिपोर्ट किया गया है दिल्ली की सरकार ने बांग्लादेश में, और वहां की संसद में यह चिंता व्यक्त की गई थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है तो तमाम घुसपैठिए जो वहां पे हैं वो सारे अगर बांग्लादेश में आ जाएगी तो बहुत भयावह स्थिति आ जाएगी। तो क्या ये उनका कथन, और ये राय जी बैठ के बोल रहे हैं कि कौन सा घुसपैठिया है, एक भी घुसपैठिया बता दो तो मैं संसद बांग्लादेश के सांसद की बात को सुनूं या राय की बात को सुनूं? ये यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि एक भी घुसपैठिया नहीं है, और बांग्लादेश का सांसद कह रहा है कि वहां के जब क्या हुआ। एनआरसी के बारे में बताइए ना, 1600 करोड़ रुपया आपके घर से था कि मोदी जी के घर से था? और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से जरा दूर रहिए भाई। आप अगर राजनीतिक विश्लेषक हैं तो आप आंकड़े पे आके बात किया करिए, ये सब चीजें यहाँ पे नहीं होगा। दूसरी चीज ये कह रहे थे अभी, ये यहाँ पे बैठ के ये शर्मा जी ये कुर्बानी और किसकी की बात कह रहे थे। देखिए, इनको मैं फिर से कहूंगा, ये वकील है ना, इनको जरा ज्ञान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी भी कुर्बानी को मना नहीं किया गया है, लेकिन भाजपा की सरकार ये कहती है कि आप कुर्बानी करिए, लेकिन खुले में कुर्बानी कभी मत करिए। आप जो है कुर्बानी करिए वो कहीं अंदर ले जाकर के आप कुर्बानी करिए, बकरीद मनाइए। खुले में कुर्बानी करने के लिए मना किया गया है, तो ये शायद इनको ज्ञान नहीं है। और देखिए, ये विकास की बातें कर रहे हैं मीनाक्षी जी कि हमने क्या विकास किया। देश जो है यही मनमोहन सिंह की सरकार में 11वें स्थान पे थी, और उस पूरे अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पे थी। रांची में और उस अर्थव्यवस्था को वहां पे खुले में बलि जल्दी दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या बात करते हो? खुले में दिया जा रहा है बलि, रोड की स्थिति देख लीजिए, बच्चों के सामने दिया जा रहा है बलि, देख लीजिए, लोगों में व्यवसाय की स्थिति देख लीजिए, स्टार्टअप है, तमाम तरह की योजनाएं केंद्रीय की सरकार की योजनाएं जो है देश में आई है। और ये मंत्री के प्रोडक्ट है क्या?
भाजपा को सरस्वती तीसरी शिशु बार मंदिर से बुलाया पढ़ के गया आए है। ना आप? जो यहाँ की बचपन जनता में चुनी है सरस्वती शिशु वो मंदिर जनता पढ़े ना? आप लोग जो बैठे हैं ना यहाँ पे उनसे ज्यादा समझदार है। अच्छा वो उनसे आपसे लोगों अच्छा से ज्यादा समझदार है। वो देख अरे रही है सरस्वती कि यहाँ शिशु पे मंदिर से विकास पढ़े भी क्या? हुआ है और विरासत भी हुआ है। विरासत की भी आपके राजनीति हम लोग पिताजी करते राजा हैं। हरिश्चंद्र है क्या? महाकाल मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये सब विरासत की राजनीति अच्छा। की भी राजनीति करते हैं। और वो अच्छा। समझदार जनता ने हरिश्चंद्र जी नरेंद्र मोदी कि जी को आप तीसरी बार पोते हैं चुना। या बेटे हैं, इसका वो ये मतलब बताइए एकदम पहले। साफ और स्पष्ट है इतना कि सच हमने बोलते विकास के हैं कार्य किए हैं और कि तमाम हम विकास के इतना झूठ बोलते हैं। पायदान है। मैं अगर आप 10 मिनट देंगी तो मैं तमाम विकास के अरे कार्यों का उल्लेख भी यहाँ पे कर सकता हूँ। बीजेपी को ही लेकिन मिलता है। इन लोगों से सारे समझदार जनता चैनल पे देख रही है कि बीजेपी मोदी को जी ही और समय भाजपा के मिलता है। सरकार में कहाँ तक विकास हो रहा है, कैसे विकास हो रहा आप है। तो गायब हो गए ना स्क्रीन से। के शर्मा जी आप कहाँ दिख रहे हैं? आप कहाँ दिख रहे हैं? हमें से किसी को नहीं नजर आ रहे हैं आप बोलते हुए, और मुझे तो कतई सुनाई भी नहीं दे रहे हैं। आप गायब हो चुके हैं ना यहाँ से। रजवी जी नहीं सर, आप गायब हो गए हैं। आप कहाँ दिख रहे हैं? आप खुद ही बता रहे हैं किसको कितना टाइम मिलता है, तो आप कहाँ दिख रहे हैं? रहने दीजिए फिर। रजवी जी, इस पूरे मुद्दे में अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के विकास की बात भी की जा रही है। अगर वहां पर अतिक्रमण हट रहा है तो भी विकास है, अगर वहां पर आयुष्मान भारत योजना लागू की जा रही है, सभी के लिए है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, तो भी वो विकास है। अगर ये कहा जा रहा है कि इतने महीनों बाद जॉब दे दिया जाएगा, इतने महीने बाद जो प्रॉमिस किया गया था महिलाओं से धनराशि देने के लिए वो दे दिया जाएगा, फ्री बस सर्विसेज दे दी जाएंगी, अतिक्रमण हटेगा, लोगों को विकास की सुविधा मिलेगी, तो वो भी तो विकास ही है। नहीं, ये तो अच्छी बात है, विकास हो रहा है, विकास के लिए आदेश किए जा रहे हैं, नौजवानों को रोजगार मिले और अतिक्रमण हटे, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके साथ में एक ही व्यवहार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर ये मूल मंत्र लेकर के शुभेंदु अधिकारी चलते हैं तो वहाँ कामयाब रहेंगे। और अगर जैसा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के नारे को बदल दिया, शुभेंदु अधिकारी का नारा आया सबका विकास, सबका विश्वास और फिर हिसाब, ये जो नारा उन्होंने दिया तो प्रधानमंत्री के नारे को इन्होंने बदला है, ये गलत बात है। और आप जो भ्रष्ट है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, जांच करिए। अगर कोई पाया जाता है कि गलत काम किया है तो उसको सजा दीजिए, मगर आप किसी को टारगेट करके किसी कम्युनिटी को खास निशाना बना के काम मत करिए। अभी देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुबई में थे और किस तरीके से शेख जायद बिन नहान से उन्होंने वालिहाना इस्तकबाल किया, आपने देखा होगा। और उससे पहले भी साल भर पहले कतर के अमीर आए थे शेख तमीम बिन सानी, तो एयरपोर्ट खुद पहुंच के प्रोटोकॉल तोड़ करके प्रधानमंत्री जी पहुंचे और वहां उनका शानदार इस्तकबाल किया। तो ऐसे ही भाजपा के भारत में जो नेता लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए, मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की कोई भी बयानबाजी नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री का चेहरा पूरी दुनिया में किस तरीके से है और मुस्लिम कंट्रीज में किस तरीके से, अरब देशों में किस तरीके से शानदार इस्तकबाल किया जाता है, और भाजपा के जो नेता लोग हैं वो भारत में किस तरह मुसलमानों के साथ नफरत का व्यवहार करते हैं, गलत बोलते हैं। खुद बंगाल के एक तिवारी विधायक है, उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के लिए काम नहीं करेंगे, हम मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, हम काम नहीं करेंगे। क्या ये भाषा संविधानिक है? क्या ये भाषा कानूनी है? वो हलफ लिया था, शपथ ली थी, क्या इसी बात की शपथ ली थी? तो इन तमाम चीजों को ध्यान देना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में थे बीजेपी की, तो उस वक्त क्या कहा था, याद होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को जोड़ा जाना चाहिए और खास तौर पर नेताओं को, अपने नेताओं को मुखातब करते हुए ये कहा था कि आप लोग मुसलमानों के दरमियान जाइए और मुसलमानों को मोटिवेट करिए और उनको समझाइए और जोड़िए उनको। क्या आपकी इस बयानबाजी से क्या आपकी इस बयानबाजी से मुसलमान जुड़ेगा? तो आपको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री उन्होंने भारत में भी इस बात की पैरवी उन्होंने भारत में भी की थी। एक छोटा सा जवाब चाहूंगी रत्नाकर जी इस मामले पर जो रजवी जी ने कहा है। देखिए, अभी रजवी जी ने जो कहा है, मैं उस बात को थोड़ा सा और करेक्ट करना चाहता हूँ। ये अभी कह रहे थे कि किसी कम्युनिटी को जो है वह निशाना नहीं बनाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, कोई भी सरकारी कार्रवाई होती है वो कम्युनिटी विशेष के लिए कार्रवाई नहीं होती है। वो जो कार्रवाई होती है लीगल है या इलीगल है उसके आधार पे कार्रवाई होती है। और अभी मैं आपको बता दूं मीनाक्षी जी, हावड़ा स्टेशन के बाहर जितने भी इंक्रोचमेंट किए गए हैं, जितने भी इलीगल वहां नहीं उस मुद्दे पर नहीं, वो इस मुद्दे पर कह रहे हैं।
रत्नाकर जी वो उस मुद्दे पर कह रहे हैं कि जब भी कोई नेता बयान देता तो उसे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो हिंदू और मुसलमान करके बयान ना दे। आप महाराष्ट्र में बैठे हुए नीतीश राणे के कई सारे बयान ऐसे आते हैं, पश्चिम बंगाल से भी कुछ बयान ऐसे ही आए हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का, वक्त इतने की इजाजत देता है मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और खबरों में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर देखें लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।